अगर हम बात करें लेसिक से सिल्क ज्यादा बेटर है? अब किसी का नंबर है और वो चाहता है कि मैंने चश्मा तो उतरवाना है, लेकिन मैं तो 2 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने जल्दी बैक टू वर्क जाना, तो उनके लिए सिल्क सबसे अच्छी है। क्या कैटरैक्ट तो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतिया है, इस पे कोई दवा दारू काम नहीं करती है। एक मेडिकल टर्म है डायबिटिक रेटिनोपैथी। सबसे पहले तो आप ये बताइए है क्या? ये बहुत ही भयानक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मींस के शुगर के साथ आपके जो आइज के जो नाड़ियां हैं, जो आइज की वेन्स और आर्टरीज हैं, उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। इनिशियली किसी को पता लग गया है कि उसे कैटरैक्ट है, सफेद मोतिया है, और वो इग्नोर कर रहा है, तो वो ग्लूकोमा जो आपने बताया वो काला मोतिया बन जाता है। जो काला मोतिया और सफेद मोतिया है, इसमें जो बड़ा डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा हम कहते हैं कि काला मोतिया आ गया है। काला मीन्स कि काला अंधेरा, जो काला मोतिया यानी ग्लूकोमा, ये हमारी जिंदगी में अंधेरा लेके आता है, इसलिए इसको काला मोतिया बोलते हैं। आजकल की बात करें तो बहुत सारे लोग मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स बॉडी पार्ट्स को लेकर अलग अलग जानकारी दे भी रहे हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको एक खास बॉडी पार्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और वो है आईज, यानी कि हमारी आंखें, जिनके बिना जीवन जीना थोड़ा सा असंभव सा लगता है। तो आज हम आइज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज इस पॉडकास्ट में जितनी भी जानकारी मिलने वाली है, उसके लिए मैं पहुंची हूं फगवाड़ा के राजन आई केयर हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट में, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एस राजन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे अब जो है बोलने का और अपनी जो बातें रखने का इसके बारे में मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं डॉक्टर एस राजन, डॉक्टर राजन आई केयर हॉस्पिटल फगवाड़ा, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपके जो भी आइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो भी आइज रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, हम उसके बारे में आपको बता सकें, ताकि जो आपके जो मन में जो क्वेश्चंस हैं आइज के बारे में वो सॉल्व हो सके। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि डॉक्टर एस राजन जो हैं पिछले 20 सालों से लोगों की आंखों का इलाज जो है बहुत ही बेहतर टेक्निक यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। तो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल देखा भी जा रहा है आईज को लेकर, है ना, बहुत सारी चीजें सामने डे टू डे लाइफ में आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक सवाल है कि आई में जो चश्मा लगता है, जो ग्लासेस लग रहे हैं, वो हर एज ग्रुप में क्यों लग रहे हैं? हर एज ग्रुप उससे क्यों इफेक्ट हो रहा है? देखिए, जो बच्चों में आई जो ग्लासेस लग रहे हैं वो तो ज्यादातर जेनेटिकली होता है। पेरेंट्स के लगे हुए हैं तो बच्चों को चांसेस होते हैं कि उनके लगेंगे। और उसके बाद फिर लाइफस्टाइल आ जाता है कि जो बच्चे सारा दिन टीवी पे फोन देखते हैं, टीवी पे जो कार्टून्स देखते हैं या फोन पे गेम्स खेलते हैं, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो उनके भी जो ग्लासेस लगने के चांसेस बहुत रहते हैं। और कोविड में हमने ये चीजें देखी है। कोविड से पहले बच्चों के क्लासेस का नंबर नहीं था, लेकिन जब वो उसके बाद क्लास में गए तो पीछे से उनको ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा था, तो हमारे पास आए जब तो उनके नंबर लगे होते हैं। ऐसे बहुत सा जो हमने देखा है। सो ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे किसी की एज जो बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत आई स्ट्रेन रहता है, उनकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत लंबा स्क्रीन टाइम है तो उनके नंबर लग जाता है। और 40 के बाद फिर जो पास की नज़र है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और उसके लिए ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद फिर कैटरेक्टस चेंजेस शुरू हो जाती हैं समटाइम्स। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एजेस पे हमें कई बार जो है चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तभी मतलब अलग अलग रीजंस की वजह से चीजें हो रही हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। और आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा ये चीजें सामने उसमें बच्चों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम कहते हैं कि किसी को चश्मा लगता है तो उसे बोल दिया जाता है कि आंखों का लंबा होना या फिर मायोपिया, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं कि क्या है? इसको हम रिफ्रैक्टिव एरर्स बोलते हैं। मींस को जो इमेज है हमारी, जो आईज, हमारे आईज के थ्रू जो हमारी जो लाइट है वो पास होके
तो वो खास एंगल पे रिफ्रैक्टिव जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। लेकिन जो मायोप्स होते हैं उसमें जो आईज का आकार होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है जी। तो इमेज जो है वो थोड़ा आगे बन जाता है। और हाइप्रोप्स होते हैं, हाइपरमेट्रोप्स होते हैं जिनका प्लस का नंबर लगता है, उनके थोड़ा इमेज आंख के पीछे बनता है। ओके। तो ये चीजें होती हैं मायोपिया और हाइप्रोपिया। तो इनको करेक्ट करने के लिए हम ग्लासेस लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं, लेजर करते हैं, ये सारी तरह के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो इन रिफ्रैक्टिव एरर्स जो आ रहे हैं आईज में, ताकि जो इमेज है वो बिल्कुल रेटिना के ऊपर बने और जो ब्रेन जो परसीव कर रहा है वो एग्जैक्ट करे। तो इसलिए जो ये सारी चीजें जो होती हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं। अच्छा, अगर किसी की आईसाइट वीक हो गई है, उसे चश्मा भी लगा है और अगर वो नहीं पहन रहे हैं तो कोई और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं? उसका नंबर बढ़ सकता है और उनको रिएक्शन टाइम कई बार जब ड्राइविंग करते हैं तो स्लो हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेडेक होना शुरू हो जाता है और कई बार जो नींद नहीं आती, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर नंबर नहीं लगाता और नंबर बढ़ता जाता है तो ऐसे हो सकता है। मतलब रेगुलर टाइम तो रेगुलर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर आपका नंबर आ गया है तो आपको लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर आपको भी आंखों का चश्मा लगा है तो आप उसे जरूर पहने, नहीं तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो की बढ़ सकती हैं। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे अलग अलग आईज को लेकर प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। तो किस एज ग्रुप में कैटरैक्ट आता है, या आपके हिसाब से जो सबसे कम एज होती है या क्या चीज होती है, आप वो क्लियर कर दें। जो कैटरैक्ट होता है जिसको हम सफेद मोतिया या चिट्टा मोतिया पंजाबी च कहते हैं, हाँ जी, और ये जड़ा जो ज्यादा ये आता है ये 60 ईयर के बाद ही आता है, क्योंकि इस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। दिस इज द फिजियोलॉजिकल चेंज इन अवर, जो भगवान ने हमारी आंख में एक लेंस दिया होता है जो पानी की तरह साफ होता है, लेकिन जब जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो जो लेंस होता है जो भगवान ने हमें नेचुरल दिया होता है वो धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है। हम उसको कैटरैक्ट कहते हैं, सफेद मोतिया कहते हैं। तो सफेद मोतिया जो है इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। सफेद मोतिया जो है वो नॉर्मल है हमारी आईज में। जो लेंस हमें भगवान ने दिया हुआ है उसमें चेंजेस आ गई हैं, वो अब पहले जितना साफ नहीं रहा है, वो धुंधला हो गया है और उस धुंधलापन को हम कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतिया कहते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। लेकिन ये जरूर है कि कई बार जो पैदा होते हैं बच्चे उनमें भी मोतिया देखने को मिलता है कुछ केसेस में, उसको हम कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उनमें जब भी कुछ केसेस में मोतिया देखने को मिलता है तो उसको पीडियाट्रिक कैटरैक्ट कहते हैं, ट्रोमेट्रिक कैटरैक्ट कहते हैं, किसी की चोट लग जाती है, सेकेंडरी कैटरैक्ट हो। तो कैटरैक्ट की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो एक बड़ा जो सबसे जो ज़्यादा है वो एज रिलेटेड कैटरैक्ट ही होता है, उम्र के हिसाब से ही जो होता है वो आता है। सो इसलिए कैटरैक्ट अगर किसी के है तो अब इसको छुपाना नहीं चाहिए। कई पेशेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मेरे को सब दिख रहा है, लेकिन हमारे पास आते हैं तो दूसरी आंख से दिख रहा हो, एक आंख तो बिल्कुल नहीं। तो वो चीजों को वो सामने नहीं लाना चाहते, कहते हैं कि चलो चल रही है लाइफ, एक से तो दिख ही रहा है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली, इग्नोरेंस काफी करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो समटाइम्स जो कैटरैक्ट होता है वो हाइपर मैच्योर हो जाता है और उसमें ग्लूकोमा जिसको हम काला मोतिया उसमें वो चेंज हो जाता है। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इनिशियली किसी को पता लग गया है कि उसे कैटरैक्ट है, सफेद मोतिया है, और वो इग्नोर कर रहा है, तो वो ग्लूकोमा जो आपने बताया वो काला मोतिया बन जाता है। तो सभी केसेस में नहीं, लेकिन हाँ कुछ केसेस में। अच्छा, तो क्या उसके बाद उन्हें काला मोतिया होने पे भी सर्जरी हो जाती है? आईज जो काला मोतिया और सफेद मोतिया है इसमें जो बड़ा डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा हम कहते हैं कि काला मोतिया आ गया है। काला मीन्स कि काला अंधेरा, जो काला मोतिया यानी ग्लूकोमा, ये हमारी जिंदगी में अंधेरा लेके आता है, इसलिए इसको काला मोतिया बोलते हैं। इट कॉजेज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन, कि जो काला मोतिया से नजर चले जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती, इसलिए इसको हम काला मोतिया कहते हैं, क्योंकि ये हमारी रोशनी को बिल्कुल ब्लाइंड कर देता है। और सफेद मोतिया और काला मोतिया में से जो डेंजरस है वो काला मोतिया ही है। काला मोतिया बहुत सारे रीजन से हमारी आईज में आ सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये शुगर ब्लड प्रेशर वाले लोगों में हो सकता है, ये किसी की आंख में कभी चोट लगी है उनके हो सकता है, ये स्टीरॉयड जो लेते हैं उनके हो सकता है।
और भी जो कुछ जो लोग हैं उनमें ये जिसका रीज़न नहीं पता है, लेकिन ये हो सकता है। सो काला मोतिया को अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो अगर वो दूर का देखते हैं तो जो रोशनी बल्ब है उसके आस-पास जो है उसको सर्कल्स दिखाई देते हैं, हेडेक रहता है, और साइडों से जब एडवांस ग्लूकोमा होता है तो साइडों से जो है वो दिखना कम हो जाता है, और ऐसे इसके सिम्टम्स बहुत कम है, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर ऑफ साइट भी कहते हैं। सो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर कर देनी चाहिए कि जो काला मोतिया है वो डेंजरस है। श्वेत मोतिया भी काला मोतिया बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 40 साल के बाद अगर आपकी रोशनी कम हो रही है, हेडेक रहता है, जो बल्ब है उसके आले दुआले जो सर्कल्स दिखते हैं, और जो चश्मे का नंबर है वो बार बार चेंज हो रहा है, फैमिली में आपकी हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को काला मोतिया था, तो आपको हर साल जो है, और आप शुगर या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो तो आपको हर साल अपने जो आई सर्जन है उससे अपना काला मोतिया चेक जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जब हम कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं तो आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी लेटेस्ट सर्जरी है जो आपके हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है? हमने पंजाब में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। उसको हम जो लेंसार सिस्टम है जो यूएस मेड है, और इस टेक्नोलॉजी को हम फ्लैक्स सिस्टम कहते हैं, फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। और इसमें क्या होता है कि एक तो ब्लेड नहीं लगता, जो हम लेजर से कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं इसमें ब्लेड नहीं लगता। नंबर 2, इसमें कोई भी जो मैनुअल, जैसे पहले हम फेको के साथ जो लेंस होता था, जो मोतिया होता था, उसको हम ब्रेक करते थे, उसमें एनर्जी बहुत जो उत्पन्न होती थी, ड्यू टू एनर्जी जो कॉर्निया हेजी हो जाता था। लेकिन इसमें सारा जो भी है सब कुछ लेज़र से ही होता है। हम कस्टमाइजेशन करते हैं, कौन सी डिग्री पे हमें इंसिजन, लेज़र के साथ इंसिजन देना है, कहाँ पे हमने साइड पोर्ट रखने हैं, कौन सा हमने जो रेक्सिस है जो हमने कैटरेक्ट के ऊपर एंट्री करनी है उसका साइज कितना होना चाहिए। ओसीटी गाइडेड जो मशीन्स होती हैं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, जो लेंस की जो पिछला जो झिल्ली है उसके फटने के चांसेस बहुत कम है, और कस्टमाइजेशन बहुत प्रॉपर होती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो फ्लैक्स सिस्टम का है वो ये है कि इसमें रिकवरी बड़ी अच्छी है, अगले ही दिन रिकवरी है, और क्योंकि इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लेड के साथ कट नहीं लगता, उसका फायदा ये होता है कि रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। हर कुछ लेजर के साथ ही होता है, मतलब सेम डे हो जाता है ऑपरेशन? सेम डे नहीं, इट विल टेक ओनली 47-48 सेकेंड्स। ओके, जो बेसिक जो फ्लैक्स प्रोसीजर होता है। और ये तो बड़ा ही जो एक रेवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। सो जो भी पेशेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि उन्होंने कैटरेक्ट पेन फ्री हो, जिसमें पेन ना हो, अर्ली रिकवरी हो, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट है, बच्चों में है, तो वो ज़रूर अपना जो आईज है, थोड़े से पैसे तो ज़रूर लगते हैं ज़्यादा, लेकिन वो फ्लैक्स के साथ ही अपनी सर्जरी करवाएं, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्या कैटरेक्ट सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी ही ऑप्शन है? बहुत सारे लोग हमारे पास ये पूछने को आते हैं कि मैं कोई ऐसी दवाई दे दो कि जिससे मेरा कैटरेक्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया है, इस पे कोई दवा दारू काम नहीं करती है। कई लोग कहते हैं कि हमने वहाँ कोई बाबा है उसने हमारी ये दवाई डाली है, कहीं से भी कोई नाम देते हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि जो कैटरेक्ट है, जो सफ़ेद मोतिया है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी ही है, और उसके बाद हम लेंस डालते हैं। ये और भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो मोतिया है वो साफ कर दो, लेकिन हमने लेंस नहीं डलवाना। उनको लगता है कि लेंस बाद में हिल जाएगा, लेंस मतलब कोई दिक्कत आ सकती है, खराब हो जाएगा। तो वो भी मैं उनको बहुत क्लियर कर दूं कि नंबर 1 तो हम जो कैटरेक्ट सर्जरी में जो नेचुरल लेंस है, जो कैटरेक्टस लेंस है, उसको निकाल के हमने दूसरा लेंस डालना ही डालना है, जो आर्टिफिशियल लेंस है।
और उसके बिना सर्जरी नहीं हो होती। सकती। ओके। और दूसरा, जो हम लेंस आंख में डाल रहे हैं उसमें कुछ नहीं होता है, वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, वो कोई हिलता नहीं है। चाहे आप आंख में पानी डालो, चाहे रब करो, जो मर्जी गेम्स खेलो, स्विमिंग करो, कुकिंग करो, लेंस को कुछ नहीं होता है। जो ये चीजें जो हैं, ये सारा मिथ है कि लेंस हिल जाएगा, लेंस के बिना सर्जरी करनी है, दवाई से लेंस जो कैटरेक्ट है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने यहाँ पे बात करी थी कि बच्चों को भी कैटरैक्ट होता है ड्यूरेशन जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, तो क्या उसी टाइम पे उसका ऑपरेशन किया जाता है या जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके बाद? बिल्कुल नहीं, उसी टाइम पे उसकी सर्जरी हम करते हैं। नहीं, अंडर जीए में मतलब अगर हाँ 3 महीने के बाद मोस्टली। 3 महीने के बाद। ओके, मतलब बच्चे की डिलीवरी जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब भी हमें लगता है कि वो 3 जीए, महीने अंडर जीए, जब भी हमें लगता है कि बच्चा इज नाउ फिट टू गेट हिज सर्जरी डन अंडर जीए, तो वी डू। आपके पास कितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चे हैं कैटरैक्ट? ज्यादा तो हमने नहीं करे हैं, लेकिन हाँ हम जरूर ये पेशेंट करते हैं। अभी तक हम मोर देन 20-25 सर्जरीज ऐसे हम कर चुके हैं। तो मतलब ऐसे पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है जिनके बच्चों को ये चीजें हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को अगर देखते हो तो उसमें से जो सेंटर वाला पोर्शन है आईज का, उसमें से आपको व्हाइट रिफ्लेक्स लगता है, व्हाइट सा नजर आता है, तो वो सफेद मोतिया हो सकता है। ज्यादा डिले करोगे तो उसके जो रेटिनल फंक्शंस हैं वो अब नॉर्मल रहेंगे, वो नहीं आएंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है वो कैटरेक्ट की सर्जरी आपको करवा लेनी चाहिए। तो आफ्टर सर्जरी कोई दिक्कत तो नहीं आती बच्चे को? आफ्टर सर्जरी कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को, उनकी अच्छी जो नजर बन जाती है। हाँ, थोड़ी जो कंजेनिटल कैटरेक्ट है उसमें बहुत सारी चीजें सर्जन के लिए होती है कैलकुलेट करने वाली, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जो है एडवांस है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को एक बहुत अच्छी नजर दे सके ताकि सारी लाइफ के लिए उसको अच्छा दिख सके। एक मेडिकल टर्म है डायबिटिक रेटिनोपैथी, सबसे पहले तो आप ये बताइए है क्या और कितने पेशेंट्स आते हैं? बहुत ही भयानक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मींस के शुगर के साथ आपके जो आईज के जो नाड़ियां हैं, जो आईज की वेन्स और आर्टरीज हैं, उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है और उसमें एक्सुडेट्स हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर्दे में सोजिश आ जाती है, पानी भर जाता है, विट्रस हैमरेज हो जाती है, एकदम से नज़र खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर डायबिटीज़ होती है। तो मैं हमेशा पेशेंट को ये ज़रूर कहता हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करो, अपने आप को फिट रखो, नमक कम खाओ, शुगर बिल्कुल ना खाओ और लिमिटेड फूड जो है जितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि हम जो पेशेंट्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते। जो इसका इलाज है वो बहुत महंगा भी है, आंखों में इंजेक्शंस लगते हैं और उसके बाद सर्जरी करवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी कई बार बात नहीं बनती। सो मेरा यही जो है जो पेशेंट्स हैं कि अपनी शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो सो दैट आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बट आजकल देखा जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी डायबिटिक है ना, तो क्या उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा है बजाय बहुत बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। हमारा यहाँ डॉक्टर राजनाई केयर हॉस्पिटल फगवाड़ा में स्पेशल जो रेटिना क्लिनिक होता है, तो आप उस दिन आना के बाहर तक लोग बैठे होते हैं, इतना रश होता है उस दिन डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट्स का। और पेशेंट्स बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि हम शायद ठीक हो जाएं, लेकिन ये होता है कि इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, सोजिश को कम करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ब्लड कब वो कम होगा, उसके आगे ट्रीटमेंट होगा, तो बड़ा इसमें रहता है। किसी तरह इसमें मतलब स्टेजेस भी होती हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2, ताकि अगर अर्ली स्टेज में पता लगे तो इजीली हो जाए इलाज। अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो कोई भी चीज़ है, अर्ली स्टेज में अगर क्या ग्लूकोमा है, चाहे कैटरेक्ट है, चाहे, तो अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो नो डाउट उसका जो रिजल्ट्स हैं, हम जो लेजर करके किसी भी तरह के जो हमारे रेटिना सर्जन्स हैं उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पे चश्मा हटाने की जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है वो कौन सी है? हमारे हॉस्पिटल में चश्मा हटाने की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सिल्क लेज़र है। और जो एलिटा RFID जो मशीन है जो हमारे पास इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं। और जो सिल्क सर्जरी है, सिल्क मींस स्मूथ इंसिजन लेंटिकुलर केराटोमिलियोसिस, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि जब हम
जो लेसिक लेजर था, जो कंट्यूरा विजन थी, जो सी लेसिक था, उसमें हम एक परत बनाते थे कॉर्निया के ऊपर, 20 mm का कट लगता था, फिर उस परत को उठाते थे, फिर लेजर करते थे, फिर परत रखते थे। तो एक तो उसमें कट बहुत बड़ा लगता था, दूसरा जो फ्लैप है, जो इतना बड़ा फ्लैप बनाया, उसके हिलने के चांसेस रहते थे, और तीसरा जो ड्राइनेस की संभावना थी वो बहुत रहती थी, और आइज भी जो होता था। तो लेकिन जो सिल्क है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सच ए वंडरफुल सर्जरी कि हम ऐसा कोई बड़ा कट नहीं लगाते, और सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो ये है कि इट इज फ्लैपलेस सर्जरी। इसमें फ्लैप नहीं बनता, जैसे हम जो इसमें बिल्कुल फ्लैप नहीं बनता, और कट इसमें सिर्फ 2 mm का देते हैं हम, उसमें से एक लेंटिक्यूल निकाल लेते हैं। और सबसे जो इसकी खास बात ये है, इजी टू वर्क, कि बहुत जल्दी ही, कुछ पेशेंट तो अगले ही दिन रिकवरी हो जाती है जल्दी। रिकवरी इतनी फास्ट है आपकी कि अगले ही दिन जो है आप अपने काम पे जा सकते हो। तो सिल्क जो है वो आज तक की सबसे लेटेस्ट और सेफेस्ट सर्जरी है, जिससे हम चश्मे का नंबर उतरवा सकते हैं। अगर हम बात करें लेसिक से सिल्क ज्यादा बेटर है अब? हर पेशेंट में नहीं, लेकिन हाँ, जो इसका क्योंकि ये फ्लैप फ्री है, ये इसमें फ्लैप नहीं बनता है, तो वो एडवांटेज तो इसकी जो अनपैरेलल्ड है, वो तो अनमैचेबल है। वो जो इसका है, सपोज करो किसी का नंबर है और वो चाहता है कि मैंने चश्मा तो उतरवाना है, लेकिन मैं तो 2 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता, मैंने तो बाइक चलाना है। और हैं भी बहुत सारे ऐसे लोग। फीमेल्स आते हैं, वो कहते हैं मेरा तो प्री वेडिंग शूट है, मैं बिना मेकअप के कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जल्दी बैक टू वर्क जाना, तो उनके लिए सिल्क सबसे अच्छी है। तो उनके लिए वो जो पेशेंट जो इजी टू वर्क, अर्ली टू वर्क चाहते हैं, तो उनके लिए सिल्क अच्छी है। तो कितना कॉस्टली है ये? सिल्क थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि नया प्रोसीजर है, तो ये 1.5 लाख के जो है 1.5 या 1.4 आफ्टर, तो वो हम कर रहे हैं। और जो सी लेसिक जो कंट्यूरा जिसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं, वो 1,10,000 में कर रहे हैं। और जो नॉर्मल फेमटो लेजर है वो 90,000 में कर रहे हैं। क्या तो दोनों आईज को अगर ऑपरेशन कराना है हो सकता है? ये जो दोनों आईज का ही जो रेट है, ये दोनों आईज का ही है। जो सिल्क जो भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी है वो दोनों आंखों की एक ही टाइम पे होती है, एक ही टाइम पे, अलग अलग टाइम पे नहीं होती। और आफ्टर सर्जरी जो है पर्सन इजीली अपने काम पे जा सकता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपने सिल्क बताई है सर्जरी, इसका कोई क्राइटेरिया भी होता है किसी तरह का? कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जो भी हमने कॉर्निया के ऊपर करनी है, कॉर्निया मीन्स काली पुतली जिसको बोलते हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया है वो सेम होता है। मीन्स एक तो 18 साल से एज ज्यादा होनी चाहिए, नंबर 2 6 महीने से नंबर स्टेबल होना चाहिए, नंबर 3 केराटोकोनस या कोई कॉर्निया की डिजीज नहीं होनी चाहिए, नंबर 4 ड्राई आई जो है, स्वीयर ड्राई आई है, वो नहीं होनी चाहिए। सो ये चीजें जो हैं, बेसिक जो चीजें हैं कॉर्निया की कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी, वो सिल्क के लिए भी जो है वो है। सो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सर्जरी से पहले और बाद में किसी तरह की कोई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो कोई भी जो कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसमें जो प्रिकॉशंस हैं, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उनको हम आप बताते हैं कि 72 आवर्स पहले आपने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने होने चाहिए। और नंबर 2, किसी भी तरह की कोई आई में लाली है, कोई इन्फेक्शन है, पहले उसको ट्रीट करवाना चाहिए। और बहुत लंबी ड्राइनेस है तो पहले उसका इलाज करवाना चाहिए। या कोई इस तरह की कोई आईज के आसपास भी जो कोई स्टाई है या कोई प्रॉब्लम है, तो पहले वो ठीक होनी चाहिए। और नंबर 4 जो है वो ये होता है कि जो आपने आई मेकअप जो है वो 48 आवर्स पहले नहीं करना होना चाहिए। तो ये चीजें जो हैं वो उसका ध्यान रखना चाहिए। सो आफ्टर जो लेसिक सर्जरी है, आफ्टर द सर्जरी, लेसिक में थोड़े परहेज जो है वो ज्यादा होते हैं प्रिकॉशंस। और प्रिकॉशंस जो लेसिक में तो ज्यादा हम कहते हैं कि जो फर्स्ट डे नाइट है वो आपने ग्लासेस लगा के सोना है, आइज को हाथ नहीं लगाना, 3-4 दिन फेस वॉश नहीं करना है, हेड वॉश नहीं करना है। ये सारे प्रिकॉशंस जो है लेसिक में थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन जो सिल्क सर्जरी है उसमें ऐसा कोई प्रिकॉशन हम नहीं बताते हैं, क्योंकि इट्स फ्लैपलेस सर्जरी। अगले दिन आप ड्राइव कर सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप जो बेसिक चीजें, हाँ लेकिन ये जरूर है कि जो जिम है वो आप हफ्ते बाद, जो सिल्क है उसमें आफ्टर ए वीक यू कैन गो टू जिम। और जो लेसिक है उसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप 3 हफ्तों बाद जाओ। और जो
सिल्क है उसमें तो अगले दिन आप हेड बाथ कर सकते हो, लेकिन जो लेसिक है उसमें ऐसा नहीं है। और जो बाकी जो आई मेकअप है वो हम कहते हैं कि हफ्ते बाद कर सकते हो सिल्क में, लेकिन जो लेजर है उसमें 2 हफ्ते बाद, 2 वीक्स के बाद जो है वो हम उसको अलाउ Okay. करते हैं। तो ये थोड़ी हैं जो प्रिकॉशंस दोनों में डिफर करती हैं, जिसके लिए जो सिल्क है उसको हम ज्यादा प्रमोट करते हैं। प्रमोट करते हैं। एक चीज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी ने सिल्क सर्जरी कराई है तो आफ्टर सर्जरी आपकी तरफ से क्या किसी तरह की कोई ड्रॉप्स दी जाती हैं, कोई पर्टिकुलर कोई ड्रॉप्स डालने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल, हम जो ड्रॉप्स तो जरूर दिए जाते हैं, 2-3 तरह के ड्रॉप्स होते हैं वो दिए जाते हैं, और वो 3-4 हफ्तों के लिए डालने होते हैं। तो ये तो नॉर्मल सब में ही होता है, चाहे वो सिल्क है चाहे वो किसी भी तरह की जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसमें ड्रॉप्स तो देते ही हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट सर्जरी कराता है, मान लो आज कराई, तो क्या थोड़े टाइम के बाद दोबारा सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है? हम नॉर्मली देखो वी आर डूइंग लेसिक सिंस 2010, तो कितने 15 साल हो गए हैं। तो हमने ये भी कहा हुआ था कि अगर किसी का नंबर सपोज करो दोबारा आता है तो हम वो फ्री करेंगे। तो लेकिन आज तक तो कोई हमारे पास नहीं आया कि हमारा नंबर आ गया, आप हमें करेक्ट करके दो। तो ऐसा हमने तो नहीं देखा है कि कोई नंबर, हाँ अगर आ भी जाता होगा तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है, मशीन्स इतनी एडवांस्ड हैं कि जो नंबर है उसके आने की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है, और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसा बहुत कम होता है, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती कई बार, हाँ ऐसा कह सकते हैं हम। Most अच्छा of डॉक्टर साहब, the एक time, चीज yes. है, एक मिथ बहुत सारे हैं। पहला मिथ तो ये है कि लोग चश्मा हटाने के लिए रोज वाटर, हनी या घी वगैरह डालते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? बहुत सारे लोग जो हैं आंखों में इन्फेक्शन लेके आते हैं, तो मैं ये बता दूं कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मिथ हैं। बहुत सारे लोग कही जाते हैं कि हमने वहाँ पे किसी बाबे ने हमारे आंखों में दवाई डाली तो वो लेकिन बाद में वो इन्फेक्शन हो गई, आंख में प्रॉब्लम्स आ गई। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आपका जो नंबर है उतर जाए। तो उसके लिए जहाँ तो अगर बहुत कम नंबर है, हाँ अगर आधा से भी कम नंबर है तो हो सकता है अच्छी डाइट के साथ और जो स्क्रीन टाइम कम करके थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर एक के ज़्यादा नंबर है तो जो बिना लेसिक जहाँ सिल्क के वो नहीं हो सकता। आजकल कहा जाता है कि जैसे आपने अभी भी कहा कि अच्छी डाइट में विटामिन लेना बहुत जरूरी है, तो आईज के लिए कौन से वो विटामिन हैं? कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, कोई भी सीजनल फ्रूट्स हो गए, कुछ भी हो गया जो नेचुरल है, तो वो सारा कुछ अच्छा है। और साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज हमें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनली ट्रेवल करके आते हैं स्पेशली आईज की सर्जरी कराने के लिए, तो क्या मतलब बाहर इसका ट्रीटमेंट नहीं है या इंडिया में बेटर ट्रीटमेंट है, ऐसा क्यों है? जो हमारे पास ज़्यादा आते हैं तो वो तो यही बताते हैं कि बाहर बहुत क्यू है, वो इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं कैटरेक्ट सर्जरी, तो उनको डेट मिलती है 2-2, 3-3 साल की। लेकिन उनको दिख रहा नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि इससे बेटर है कि हम इंडिया ही जाके करवाएं। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एडवांसमेंट हमारे जो सेम ही है जितनी बाहर है, क्योंकि अब जो NABH एक्रेडिटेशन हो गई, हमारे जो हॉस्पिटल के पैरामीटर हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड है, हमारे ऑपरेशन थिएटर के जो लेवल है वो बहुत इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स के हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी सेम है, जो जिस मशीन के साथ वो करते हैं उसी के साथ हम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं एक तो हम अपना कंट्री देख आएंगे और दूसरा जो पैसे ही बच जाएंगे और आप सबको मिल भी लेंगे और आंखों की सर्जरी भी करवा लेंगे, और जो इतना लंबा क्यू है वहाँ पे उसको भी जो है वो जो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि इससे मेडिकल जो है टूरिज्म भी बढ़ा है? नो डाउट, मेडिकल टूरिज्म जरूर बढ़ा है। इंडिया में जो हैं लोग बाहर से जरूर इलाज करवाने आ रहे हैं। इंडिया का जो डॉक्टर्स हैं वो अगर आप देखें, अगर अंदर की किसी कोई जो फॉरेन में है उसके पूछ के देखें तो आपको बताएगा कि इंडियन के जो डॉक्टर हैं उनकी क्लिनिकल सेंस जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो बहुत जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से
देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये अब कुछ हम ये आपके ही हॉस्पिटल्स के कुछ कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं और पेशेंट्स भी हैं जिनसे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास आपके ही हॉस्पिटल से पेशेंट हैं दिया, और उनका ये कहना है कि उनके चश्मे का जो नंबर है वो 5.25 के आसपास है, -5.25 है, लेकिन उनकी जो कॉर्नियल थिकनेस है वो 494 है ना। तो क्या उनको ऑपरेशन की जरूरत है, जाना चाहिए सर्जरी की तरफ? मेरे जो 494, क्योंकि 500 से कम अगर जो किसी की कॉर्नियल की थिकनेस हो, हाँ जी, और नंबर जितना इनका नंबर है, तो आई डोंट रिकमेंड देम कि टू गो फॉर द लेसिक और द सिल्क सर्जरी। की कॉर्निया को जो है वो नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि इनका कॉर्निया पहले ही थिन है, और अगर हम लेजर करेंगे या सिल्क करेंगे तो कॉर्निया और थिन हो जाएगा। तो हम इतना थिन कॉर्निया नहीं चाहते जो बाद में इनको प्रॉब्लम जो क्रिएट करे। तो इस जो पेशेंट दिया है, इसके लिए जो ICL है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब ICL क्या होता है, तो ICL के बारे में बता दूं कि वो पेशेंट जिनकी जो कॉर्नियल थिकनेस कम है, जिनके कोई जहाँ लेसिक जहाँ सिल्क सर्जरी नहीं हो सकती, तो उनके हम एक खास तरह के लेंसेज होते हैं जिसको हम जो फेकिक आईओएल्स कहते हैं, आंख का जो नेचुरल लेंस है उसके ऊपर हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। और इसमें जो कॉर्निया होता है उसको हम टच नहीं करते। दिस इज ए कॉर्निया स्पेयरिंग सर्जरी। सो इसमें खास रहता है कि जो कॉर्निया है वो भी आपका सेफ रहता है और आपका चश्मा भी उतर जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल भी है। सो वो पेशेंट्स वो ऐसे निराश ना हो कि मेरे लेसिक मेरा कॉर्निया कम है, उसके हम डेफिनेटली ICL जो है वो इम्प्लांट कर सकते हैं, मतलब वो ठीक हो सकती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो आकाश जी का है, और वो ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि उनकी जो है लेजी आई है, तो क्या उनकी जो आईज है वो सिल्क या लेजर टेक्निक से ठीक हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेजी आई मीन्स एम्ब्लोपिक आई। इसमें क्या होता है कि जो एक आंख होती है, जहाँ दोनों ही समटाइम आईज होती हैं, वो जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में कि पिछू ही काटा है, ये ਤੁਹਾਡੀ नजर तक पिछू ही काटेगा, कुछ नहीं हो सकता। सो ये पेशेंट वो होते हैं कि इनकी रोशनी जो रेटिनल फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल जो जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, कम होते हैं। तो ये नजर पीछे से ही कम होती है, तो इसमें कोई सिल्क काम नहीं करेगी, कोई एक्साइमर लेजर या किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्टिव सर्जरी इसमें काम नहीं करेगी। तो लेजी आई जो है वो उसमें ये जो सर्जरी है उसका कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, कितने % ऑफ पेशेंट्स हैं जिनकी लेजी आईज होती है? बहुत कम, 200 में से 1 हो सकता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं, लेकिन आते हैं क्योंकि आजकल तो अवेयरनेस बहुत है। जो लेजी आई है उसको हम अच्छे तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और जो विजन थेरेपी दे के उनकी नज़र 6/6 हो रही है, तो उससे बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल जी। अगला जो सवाल है डॉक्टर साहब वो गुरिंदर जी का है, और वो ये पूछना चाहते हैं कि उनका काम जो है वो डिलीवरी का है और उन्हें हमेशा बाइक चलानी पड़ती है, और उनके जो चश्मे का नंबर है वो -3.5 है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो लेजर करा सकते हैं, लेकिन उन्हें काम पर भी जल्दी वापस लौटना है। मैंने जैसे बताया कि अगर किसी ने जल्दी काम पे लौटना है, जैसे ये गुरिंदर जी हैं, इन्होंने बाइक चलाना है 3-4 दिन के बाद, और जो फीमेल्स हैं किसी की शादी पास में आ रही है, आई मेकअप करना है, तो उनके लिए सबसे अच्छा जो सिल्क सर्जरी है, जो उसको उनको सिल्क सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें रिकवरी बड़ी फास्ट है, सेफ्टी बहुत है, उसमें फ्लैप नहीं बनता है। तो ऐसे पेशेंट जो जल्दी अपने काम पे लौटना चाहते हैं उनके लिए सिल्क जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और पेशेंट है पायल शर्मा, जिनकी एज जो है वो 19 साल है, और उनका ये कहना है कि उनकी चश्मे का नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो ये जानना चाहती हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, सर्जरी कौन सी बेटर है? अगर चश्मे का जो नंबर उनका अभी भी जो बढ़ रहा है, तो अभी उनको 6 महीने और वेट करनी चाहिए। एज भी 19 है, तो अभी अगर नंबर एटलीस्ट 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए, फिर ही हम उनको बोलते हैं कि आपको कोई रिफ्रैक्टिव या सर्जरी या लेसिक या सिल्क करवानी चाहिए। तो अभी इनको थोड़ा वेट करना चाहिए 6 महीने, जब तक नंबर स्टेबल नहीं होता, तो तब तक ये चीजें इनको नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट जो है वो है आबिदा, और वो ये जानना चाहती हैं कि वो आई सर्जरी कराना चाहती हैं, सिल्क या लेजर की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि क्या मुझे सर्जरी के बाद दोबारा चश्मा तो नहीं लगेगा? देखिए, नॉर्मली जैसे पहले भी मैंने बताया कि
कोई भी सिल्क सर्जरी है, जहाँ एक्साइमर सर्जरी है, उसमें दोबारा चश्मा नहीं लगता है। लेकिन सपोज करो अगर सारा दिन कोई कहता है कि उसने स्क्रीन के आगे बैठना, तो हम उसको नॉर्मल 0 नंबर का एंटी ग्लेयर ग्लासेस दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चश्मा लग गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब उनकी उम्र 40-45 साल होगी, जो नॉर्मल हमारी आइज़ में चेंजेस आती हैं वो तो उनको आएंगी ही जी। उनको 40-45 के बाद जो पास का चश्मा है हो सकता है वो लग जाए, वो तो नॉर्मल है, वो तो सबके लगता है। तो ये चीज़ें तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सर्जरी करवा के आपको एकदम से चश्मा लग गया, या लगाना पड़ेगा, या ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सबकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है मोस्टली। ठीक है। हमारे साथ एक और हैं कंचन जी, उनका ये कहना है कि जब मैं सर्जरी करवा रही हूँ और मेरी आंखें अगर हिल गई तो किसी तरह का कोई खतरा या कोई डेंजर तो नहीं है? वैसे तो जब हम आईज हिलती नहीं है, क्योंकि सक्शन एक रिंग होता है, उसमें सक्शन क्रिएट होता है, आई फिक्स हो जाती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आंख हिला ले, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, उसमें सक्शन क्रिएट करके आईज को फिक्स करते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब हमने आई थिंक काफी सारे जो पेशेंट हैं उनकी बात जानी, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। यहाँ डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक के अपने पूरे करियर में कोई ऐसी सर्जरी करी है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगा हो सर्जरी में? हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट करे हैं और बच्चों के भी सर्जरीज करी हैं। कई बारी होता है कि नॉर्मल चीज़ लगती है, ये तो 5 मिनट में फिनिश कर लूंगा, ये तो कैटरेक्ट ही है सिंपल, लेकिन कई बारी वो पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट होता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो सर्जरी कोई भी है, हर सर्जरी जो देखने में, तो हाँ, एक जो माता जी थे, वो जो 15 साल पहले, तो वो उनकी जो सबसे बड़ी बात जब उनकी नज़र आई, तो जो उनका रिएक्शन देखना था, क्योंकि उनकी दूसरी आंख में तो पहले ही रोशनी जा चुकी थी, और जो मेरे से ऑपरेट करवा रही थी वो भी उससे रोशनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। डायबिटिक भी थे, हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट था, ग्लूकोमा था, लॉट ऑफ डिजीजेस, टिश्यू था, सब कुछ। लेकिन ये था कि जब लकीली जब हमने वो उसका पैच खोला, तो उसकी जो रिएक्शन था वो अभी मेरे को याद है कि जब किसी को रोशनी मिलती है बिल्कुल तो उसको कितना अच्छा फील होता होगा, और क्या जैसे उसने लाइफ एक नवी देखी कि उन्हें पहले कितने साल बाद अपने मतलब अपने बेटे को देखा। तो वो चीज, ऐसी चीजें होती हैं। कैंप्स में भी हम करते हैं, गरीब लोग उनकी सर्जरी, जो लोड़वंद होते हैं वो उनकी सर्जरी होती है, तो वो अलग चीज होती है, वो अलग आपको एक जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अलग होती है, एक अलग फील मिलता है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज यहाँ पे ये कि आपने काफी सालों से आप कैटरैक्ट सर्जरीज करते आ रहे हैं, तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में कितना अंतर है? बहुत अंतर आ गया है जब से ये फ्लैग सिस्टम आया है, फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट। तो बिल्कुल जो कैटरेक्ट सर्जरी का सिनेरियो चेंज हो गया है, और अब हम पेशेंट्स को ज़्यादा जो है दृढ़ता के साथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं आपकी नज़र बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत है, रिस्क के चांसेस बहुत हैं। एक पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर के चांसेस होते थे, उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। सो विद एडवांसमेंट जो है, पेशेंट को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो सर्व कर पा रहे हैं, पेशेंट को हम अच्छी विजन दे पा रहे हैं। जी। हमारे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए आप आंखों को लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो ग्राउंड्स में ज़रूर जाएं, वॉक करें। बच्चे सारा दिन गेम्स में लगे रहते हैं और उनके चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, उनके ड्राई आइज हो रही हैं, उनको जो इरिटेबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो बड़े हैं वो भी कंप्यूटर और लैपटॉप, उनको तो काम करना पड़ता है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के साइकिलिंग करें, जहाँ सुबह उठ के कोई ना कोई गेम जो है वो खेलें। और जो बड़े हैं, शुगर ब्लड प्रेशर का ज़रूर ध्यान रखें। अपनी जो शुगर है उसको डेली, जहाँ हफ्ते में 2 बार तो कम से कम ज़रूर चेक करें, ताकि उसका लेवल हमें अलग अलग पता चल सकें। और ब्लड प्रेशर वाले नमक कम खाएं, फैट कम खाएं, और ये सारी चीज़ें जो अगर हम करेंगे तो हमारा जो फिटनेस तो हम अच्छी होगी, साथ में हमारी आईज हैं वो भी हेल्दी रहेंगी। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, आपने आज जो है हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आंखों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू।
तो मेरे साथ थे फगवाड़ा के राजन आई केयर हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट के डॉक्टर एस राजन, जिन्होंने आज आंखों से जुड़ी आपको बहुत सारी आई थिंक जानकारी दी है और आपके जो मिथ्स थे आपने उसके बारे में भी जाना। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है। और इस तरह के और भी एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बने रहिएगा और हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।